Hello everyone. So this is the video for class 6 date 7th October second period and मैं पिछली वीडियो पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अभी तक के इस चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम श्रीजन बायोलॉजी राइट ICSC श्रीजन बायोलॉजी वीर बाला रस्तोगी राइट। तो इसका चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके हम 3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें काफ़ी सारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है एंड दिस इज़ द पार्ट 4। इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेयर यू कैन सी योर बुक। चेक पॉइंट 3 तक हम डिस्कस कर चुके थे और पिछले वाले में हमने सारे जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कनाल के जो पार्ट्स थे उनको डिस्कस किया था। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हमने पढ़ लिया कि हम फूड क्यों खाते हैं, हमें खाने की ज़रूरत क्यों है, खाने में कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं राइट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब ये जो हम खाना खाते हैं ये हमारी बॉडी में इसका जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, कैसे हम एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, कैसे हमें एनर्जी मिलती है सभी काम करने के लिए, वो अब हम डिस्कस करेंगे राइट। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज़ इंजेशन। तो हमने जहाँ पे आपको स्टेप्स पढ़े थे वहाँ पे भी आप लोगों ने ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये पढ़े थे कि फूड का जो प्रोसेस है स्टेप इन न्यूट्रिशन में सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब होता है कि खाने को एलिमेंट्री कनाल में डालना, या जो हम अपने मुंह में कोई भी खाना रखते हैं और वो जो हमारे दांत होते हैं उसको चबाते हैं और जो हमारी ज़बान होती है वो उसको टेस्ट उसका फील करती है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द इनटेक ऑफ फूड। आप कह सकते हो इनटेक ऑफ फूड को कहा जाता है इंजेशन। So food is taken into the alimentary canal through mouth. We chew food by teeth and taste with the tongue. तो हम दांतों से खाने को चबाते हैं और ज़बान से उसको टेस्ट करते हैं राइट। उसके बाद देखिए डाइजेशन दूसरा स्टेप था। तो इन वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि डाइजेशन हमने पहले स्टेप में सिंपली पढ़ा था कि जो इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सिंपल कंपाउंड सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना डाइजेस्टिव जूसेस और इनके मदद से उसको डाइजेशन कहा जाता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में क्या किस तरह से डाइजेशन होता है राइट। द मोमेंट समथिंग मोर में देखिए, द मोमेंट वी टेक फर्स्ट बाइट ऑफ फूड द एंजाइम इन सलाइवा बिगेन टू ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रिपेयर द फूड फॉर डाइजेशन। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम खाना अपने मुंह में रखते हैं और चबाना उसको शुरू करते हैं और चबाने से पहले ही हमारे मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। तो वो सलाइवा क्या है, वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है जो हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया। उस सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। तो वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाने का जो हमारा प्रोसेस है, जो डाइजेशन है, ये कहाँ से शुरू हो जाता है, ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो देखिए डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन बक्कल कैविटी राइट फ्रॉम द मोमेंट वी टेक आवर फर्स्ट बाइट ऑफ द फूड। मतलब जैसे ही हम मुंह में निवाला रखते हैं हमारा जो खाने का ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, अब आप सभी जानते हैं कि बक्कल कैविटी क्या है, हमारा मुंह जिसमें दांत है, ज़बान है, जॉज़ हैं, ये सब बक्कल कैविटी हैं जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसके थ्रू हमारे मुंह में जो सलाइवा है, जो थूक है, वो बनता है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है देखिए, द इंजेस्टेड फूड इज़ चूइड का मतलब होता है चबाते हैं, एंड मैस्टिकेटेड इन बक्कल कैविटी। मैस्टिकेटेड का मतलब है कि सलाइवा के साथ वो मिक्स होता है। भाई हम खाना खाते हैं, ज़बान हमारी क्या करती है, मदद करती है इधर उधर पुश करने में फूड को, और सलाइवा मुँह में बनता रहता है तो वो उसमें पूरे में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। म्यूकस इन सलाइवा मॉइस्चन एंड ल्यूब्रिकेट द फूड। अब जो
जो नमी है, जो सलाइवा है वो कैसा है, थूक जो है हमारा वो क्या करता है, जो भी खाना हमने खाया उसको नरम करता है और उसको ल्यूब्रिकेट कर देता है, मतलब नीचे उतरने के लिए आसान हो जाता है, वो गीला हो जाता है। मेक इट सॉफ्ट सो दैट इट कैन बी स्वॉलोड ईजली, और उसको सॉफ्ट बना देता है। दांत जैसे हम खाना चबाते हैं तो वो क्या होता है, मुलायम पड़ जाता है सलाइवा से मिक्स करके, ताकि वो नीचे ईज़ोफेगस में आसानी से उतर सके। सिलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सिलाइवा ब्रेक द स्टार्च इनटू माल्टोज। और यहाँ क्या होता है कि जो सिलाइवरी अमाइलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना है। वो क्या करता है कि उस खाने में जो हम खा रहे हैं उसमें जो स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। ये आपको याद रखना है कि माउथ में ही सिलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए, अब जब बक्कल कैविटी से खाना नीचे आता है फैरिंग्स और ईसोफेगस की तरफ, नो डाइजेशन आकर इन फैरिंग्स एंड ईसोफेगस। यहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होता, बस यहाँ खाना नीचे उतरता है। तो जो नीचे उतरने का खाने का मोमेंट है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। तो उस पेरिस्टाल्सिस मोमेंट में कि जो ईसोफेगस की इनर वॉल्स होती हैं वो अंदर बाहर की तरफ हल्का हल्का मूव करती हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से खाना नीचे बक्कल कैविटी से उतर के हमारे पेट तक के आ जाता है। दे जस्ट पास द फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी। ये हमने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस किया है, पेज नंबर 51 पे देखिएगा, जहाँ पे ईसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहते हैं वहाँ पे बताया है कि किस तरह से ईसोफेगस क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो मुंह से नीचे खाना पेट में ले जाता है, और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट की मदद से ये जो खाना होता है ये नीचे की तरफ उतरता है। ऑलराइट, फिर देखिए उसके बाद जब खाना पेट में आ जाता है तो माउथ में क्या हुआ कि स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद डाइजेशन कैसे हो रहा है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ क्या हो रहा है कि स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है जो क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मदद करता है खाने के डाइजेशन में। अब हम पहले देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम शॉर्ट में HCl भी कहते हैं, तो ये हमारे पेट में बनता है। इट मेक्स फूड एसिडिक, जिसका pH 1.8 हो जाता है। ये हमारे खाने को क्या करता है, मिक्स होता है उसके साथ और उसको एसिडिक बना देता है, जिसका pH 1.8 हो जाता है। फॉर द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम, ताकि इस पे जो गैस्ट्रिक एंजाइम है वो ईजिली वर्क कर सकें। इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन द प्रेजेंट इन द फूड, और जो फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो HCl जब हमारे वो पेट पे पहुंचता है खाना तो HCl उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। HCl एक्टिवेट प्रोपेप्सिन इनटू द पेप्सिन एंड प्रोरेनिन इनटू द रेनिन। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि HCl का काम है कि वो प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर। उसके अलावा ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइलोरिक अपर्चर। पाइलोरिक अपर्चर हमने डिस्कस किया था कि जो स्टमक से खाना ड्यूडिनम में पहुंच रहा होता है वहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है, एक स्पिंस्टर मसल्स प्रेजेंट है जिसको पाइलोरिक अपर्चर कहते हैं। तो HCl इसको भी रेगुलेट करता है। उसके बाद देखिए डाइजेशन बाय एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जो एंजाइम्स हैं गैस्ट्रिक जूस के वो किस तरह से वर्क करते हैं, सबसे पहला पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सब एंजाइम्स हैं। तो इट ब्रेक और हाइड्रोलाइज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू पेप्टोस। पेप्सिन क्या करता है, जो यहाँ पे प्रोपेप्सिन था, प्रोपेप्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट था, उसको एक्टिवेट किसने किया, HCl ने किया पेप्सिन में, और प्रोरेनिन जो था एंजाइम उसको रेनिन में। फिर अब जो पेप्सिन है वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। तो पेप्सिन ने क्या किया कि प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन भी मेंशन है कि
प्रोटीन, पेप्सिन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, इसमें इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। ऑलराइट, उसके बाद रेनिन का देखिए क्या फंक्शन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड Ca++, रेनिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो जो हम लोग दूध पीते हैं उसका जो डाइजेशन होता है वो रेनिन की मदद से होता है। और बहुत से जो लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं उनमें ये एंजाइम की एब्सेंस की वजह से ही वो मिल्क इनटेक नहीं कर पाते हैं, राइट। गैस्ट्रिक लाइपेज, इट पार्शली डाइजेस्ट द फैट। और जो ये तीसरा है ये क्या करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे स्टमक में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। HCl जो है वो ये सारे रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो एंजाइम्स हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होते हैं उनका ये सारा रोल है जो नीचे हमने डिस्कस किया। उसके बाद देखिए फिर फूड क्या होता है कि स्टमक से पाइलोरिक स्फिंक्टर की मदद से वो नीचे ड्यूडेनम में पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अब यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन ड्यूडेनम द पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जिसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। वो अब मतलब जो भाई पेट में सारा तो डाइजेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अभी वो काइम के फॉर्म में, अभी पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट नहीं है। अब वो आता है 4-5 घंटे के बाद इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द स्टमक इज पुश्ड इनटू द ड्यूटेनम, द बाइल जूस। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बाइल जूस आ रहा है गॉल ब्लैडर से, जो कि लिवर से सिक्रीट हुआ था और बाद में गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियाज से आ रहा है। वो दोनों ड्यूडेनम में प्रेजेंट है एंड मिक्स विद द काइम। तो क्या होता है कि वो काइम के साथ ये दोनों जूसेस जो हैं, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, वो जो ऊपर से अनडाइजेस्टेड फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, उसमें क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है, फिर पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है। ठीक है। बाइल न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम इन द ड्यूटेनम। फिर क्या होता है कि ऊपर से जो फूड आ रहा है उसमें जो एसिडिटी है वो उसको बाइल जूस क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। इट मेक काइम एल्कलाइन। तो वो पहले कैसा था? एसिडिक था और pH 1.8 था। अब उसको एल्कलाइन वो बाइल जूस की प्रेजेंट में अल्कलाइन हो जाता है और उसका pH हो जाता है 8.0 से 8.6। फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस। अब अभी मैंने बताया था ना कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे भी सिक्रीशन होता है, उनके भी एंजाइम एक्ट करते हैं। तो अब पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम के लिए और इंटेस्टाइनल के एंजाइम के लिए जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है कि एसिडिक से उसको जो ऊपर का अनडाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड फूड आ रहा है उसको एल्कलाइन कर देता है। बाइल इमल्सिफाइज द फैट एंड प्रिपेयर देम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है और एंजाइम के एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। अब देखिए इमल्सिफिकेशन होता क्या है? फैट इन फूड आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। जो फैट होते हैं वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, राइट। दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कैन नॉट फंक्शन ऑन सच लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो उतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पे जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं। Bile salt present in bile juice break down these large flat globules into the small droplets and make film around them। तो bile juice में जो salt present होता है वो इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और उनके अराउंड एक फिल्म बना देता है। तो उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है और प्रिपेयर करता है कि आगे एंजाइम का जो एक्शन जो है वो उस पर हो सके, राइट। उसके बाद देखिए फिर आता है आपका डाइजेशन बाय एंजाइम। ठीक है, डाइजेशन बाय एंजाइम ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ब्रेक प्रोटीन इन पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या करते हैं? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं।
कार्बोक्सी पेप्टाइडेट, ये सब एंजाइम है। इट ब्रेक द, फिर जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसको ट्राईपेप्टाइड में, डाईपेप्टाइड में और एमिनो एसिड में ब्रेक करना पड़ता है। ये आपको अच्छे से याद करना होगा। पैनक्रियाटिक एमाइलेज या एमाइलोप्सिन क्या करता है, ये हाइड्रोलाइजेस, इट हाइड्रोलाइजेस द स्टार्च एंड ग्लूकोज इनटू माल्टोज। पैनक्रियाटिक लाइपेज और स्ट्रेप्सिन क्या करता है, इट एक्ट ऑन द इमल्सिफाइड फैट एंड हाइड्रोलाइजेस देम इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पैनक्रियाटिक जूस में होती हैं। ऐसे चेंजेस होते हैं कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर पॉलीपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड डाई एमिनो एसिड में, स्टार्च ग्लूकोजन में, फिर माल्टोज में, और जो फैट है इमल्सिफाइड इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, राइट। तो ये अभी जो ये चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ड्यूडेनम में हो रही हैं। तो ड्यूडेनम में इतना सारा मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद इलियम में फूड पहुँचता है। द इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन इलियम सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। It complete the process of digestion and its wall absorb the digested food। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और जो वॉल होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूड को जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब करती हैं, राइट। उसके बाद डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसके बाद फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इन लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड चेंजेस टू सेमी सॉलिड फिशियस। फिर क्या होता है कि अब जितना डाइजेशन होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक के कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ तक आते आते जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड फेसेस में, ठीक है, वो स्टूल में कन्वर्ट होने लगता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो कि क्या है, जो कि इसका एंड प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे डाइजेशन ख़त्म हो गया और वेस्ट जो आपका एक्सक्रीट आउट होना है वो बन गया। अब आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट किस में, अब डाइजेशन के बाद देखिए जो हमने कार्ब्स खाए थे वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। जो हमने प्रोटीन खाया था वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है, और फैट ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपको याद करना है कि किस तरह से ये सारे चेंजेस आते हैं, किस तरह से ये कन्वर्जन होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद देखिए अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब हम अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे कि भाई पहले खाना खा लिया हमने, वो पूरी बॉडी में हमारी डाइजेस्ट हो गया। अब अब्जॉर्ब कैसे होता है बॉडी में, किस तरह से जो फूड है वो अब्जॉर्ब हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, एमिनो एसिड, वाइटामिन्स आर अब्सॉर्ब थ्रू द विली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वॉल। हमने डिस्कस किया था ना कि इलियम में क्या प्रेजेंट होती हैं, विलीज प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ उसमें होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन, और इसी अब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड प्रेजेंट अ लार्ज अब्जॉर्बिंग सरफेस टू द फ्रूट। जो ये विलाई होते हैं ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी लॉन्ग होता है, ताकि खाना जो अब्जॉर्ब हो रहा है उसको क्या मिले, उसको एक लार्ज अब्जॉर्बिंग सरफेस मिले, राइट। its absorbing surface is further increased by the presence of number of numerous villi, और फिर उसमें बहुत सारी विलाई प्रेजेंट होती हैं जिसके वजह से जो और सरफेस है वो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाता है। इट्स लाइनिंग इज़ वेरी थिन, उसकी लाइनिंग कैसी है, बहुत पतली होती है, विच परमिट द रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉसेस। क्योंकि लाइनिंग पतली होने की वजह से क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन जो होता है डाइजेस्टेड फूड का, कन्वर्टेड जो सिंपल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड अब हो गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका अब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। ईच विलेज हैज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और ये जो एक आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये विली है,
और इनको सिंगल में विलस कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो जैसे जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट हैज़ अ लैक्टिकल और लिम्फ वेसल्स इन ईच विलस फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। और फैट के अब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं? फैट के अब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं लिम्फ वेसल्स, जो कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर जो अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो अब हमारा दूसरा टॉपिक है अब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लार्ज इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आगे के भी टॉपिक कवर अप करेंगे। सो आई होप अभी तक के जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।